किसी भी व्यक्ति की ना भोजन की जननी है, एक तरह से कहा जाए। और कृषि के बारे में जो हमारे देश में एक रेशियो है, लगभग 80% जनसंख्या हमारी खेतों में यानी कृषि से आती है। कृषि प्रधान देश हमें बोलते हैं, और जब कृषि प्रधान देश बोलते हैं तो सारी चीजें कृषि से ही उत्पादित होती है। दूसरा, खाने के साथ साथ कृषि हमारी अन्य जरूरतों को भी पूरा करती है। कई तरह के इंडस्ट्रियल जो उत्पाद होते हैं वो भी कृषि से ही आते हैं। एक जनरल भाषा में कह सकते हैं कि दवा से लेकर दारू तक सब कृषि से ही है। और जो है ना, भोजन से लेके रोज की रोजमर्रा की जरूरत भी कृषि से ही है। पुराने समय में या आज भी है, चटाइयां कृषि से ही बनती हैं, ताड़ के पत्तों से, वो भी कृषि का एक अंग है। या अन्य कुछ प्रोडक्ट हैं जो नारियल से बनते हैं, अन्य कुछ प्रोडक्ट हैं जो बांस से बनते हैं। तो डेली हमारे यूज में आने वाली चीजें जो है ना, वो और भोजन की जो आवश्यकता है वो सारी की सारी हमारी कृषि से ही बनती है, कृषि से ही मिलती है। और वही आज का विषय है, और विषय आज जाके जो बन रहा है वो प्रोडक्ट पे आके बन रहा है कि हम लोग कृषि में बढ़ोतरी लाने के लिए किस चीज का प्रयोग करें जिससे खेत को भी आय हो और हमें भी आए। अर्थात कि अगर आप जो आपके पास 4 प्रोडक्ट हैं, उन 4 प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी हो ताकि आप आगे जानकारी दे सके, चाहे वो किसान को हो, चाहे वो सेल्स टीम को हो, जैसे। तो सबसे बड़ी चीज है कि पहले हम उसके बारे में अच्छी तरह से जानें। जब हम इसको जानना शुरू करें, किसने स्क्रीनशॉट जो लेके स्क्रीन शेयर जो कर रहे हैं, कृपया आपसे निवेदन है कि ना स्क्रीन शेयर, कोई भी स्क्रीन शेयर ना करें प्लीज। हमने पहले भी बोला हुआ है कि आप लोग बुद्धिमान हैं और बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन इस समय जो कार्य है ना, वो मेन चीज जरूरी है कि कार्य को आगे बढ़ाएं, और आप लोग के सहयोग से और आप लोग का संप्रेषण से आप सहमति दीजिए जी। तो जो हमारे पास 4 उत्पाद है, पहले हम उस पे चलते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग से स्क्रीन शेयर हुई? सर हम हो चुका है सर। हो चुकी है ना? हाँ। हमारे होस्ट से निवेदन है कि आप ना बीच बीच में समय समय पे जब भी कोई ऐसी बात हो मैं पूछूं तो उसको कृपया आप बता दें तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि पार्टिसिपेंट पूरी तरह से नई चीजों को समझ पाते हैं। ओके सर, ओके ठीक है। हमारे पास जो प्रोडक्ट है सबको स्क्रीन दिख रही है, थंब इंप्रेशन देंगे, अपनी सहमति दे, और बहुत अच्छा है। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट है ना, 4 प्रोडक्ट हैं वैदिक एग्रो के नाम से, जिनके अलग अलग नाम हैं। वैदिक एग्रो भूबीटा, वैदिक एग्रो इको हरियाली, वैदिक एग्रो पीजीपीआर और वैदिक एग्रो एग्रो 19। ये जो 4 उत्पाद हमारे पास हैं,
आज इनकी ट्रेनिंग रहेगी। और इससे क्या होगा कि आपको जो जानकारी लेनी है वो ये लेनी है कि आखिर में इन चारों उत्पादों से होता क्या है, इनका प्रयोग कैसे करना है, ये किन किन चीजों को मिलाकर बने हुए हैं, और इनका डोज खेत में कैसे करना है, डोज कैसे लेना है। तो आइए चलते हैं हम अपने चारों उत्पादों की तरफ, जिसमें पहला उत्पाद हमारा है भू बीटा, दूसरा है इको हरियाली, तीसरा है पीजीपीआर और चौथा है एग्रो 90। इन पे विस्तृत रूप से आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे भू बीटा की, कि भू बीटा से क्या होता है। देखिए, भू बीटा को जो मुख्य घटक है वो ह्यूमिक एसिड है, फोल्विक एसिड है, वेंटोनाइट है और मिनरल्स है, न्यूट्रिशंस है, ये सारी चीजें इसमें मिली हुई है। दूसरी बात ये आती है कि भू बीटा का कार्य क्या है, या ये हमारे लिए फायदेमंद कैसे हो सकता है। उसको जानने के लिए बड़ा आसान सा बात है उसको जानने के लिए कि देखिए, किसान को सर्वप्रथम जो चाहिए होता है वो यही चाहता है कि उसकी जो मिट्टी है वो अच्छी रहे। मिट्टी अच्छी रहेगी तो फसल अच्छी होगी, और जब फसल अच्छी होगी यानी पौधे अच्छे होंगे तो फसल अच्छी होगी, और जब फसल अच्छी होगी तो उसको मुनाफा अच्छा होगा। उस मुनाफे के लिए, उस लाभ के लिए किसान यही चाहता है कि उसको अच्छी से अच्छी चीज, अच्छी से अच्छी खाद प्राप्त हो, जिससे वो अपने खेतों में प्रयोग कर सके और प्रयोग के साथ साथ वो उससे अच्छा उत्पादन लेने के बाद अच्छी आय कमा सके। तो जैसा कि मैंने बताया कि भू बीटा में क्या क्या मिला रहता है, यानी उस मिक्सिंग कैसे, उसमें किन किन उत्पादों का मेल है भू बीटा के अंदर, जिससे हमारी जो मिट्टी है उसको लाभ प्राप्त होता है। ह्यूमिक एसिड, फॉल्विक एसिड, बेंटोनाइट, ये मुख्य घटक हैं जिसके अंदर मिनरल्स और न्यूट्रिशंस रहते हैं। अब मिट्टी को जो लाभ इससे होता है, आपको सीधी सी बात है कि मिट्टी में जब आप फसलें लेते रहते हैं, फसलों के लेते समय क्या होता है, फसलों को लेते रहते हुए मिट्टी की उत्पादकता कम होती है। जब अगर उसमें हमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशंस नहीं मिलती है, तो जैसे जैसे फसल उत्पादन बढ़ता है या प्लांट बढ़ते हैं, वैसे मिट्टी की जो है ना क्षमताएं कम होती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई, एक तरह से कहा जाए, हमारी माताएं बहनें जब गर्भवती होती हैं तो जब नया जन्म होता है बच्चे का, उसके बाद से माताओं बहनों का जो शरीर है वो कमजोर हो जाता है। यहाँ जो मिट्टी हमारी है वो हमारी माँ की तरह है। तो जितनी बार आप फसल लेंगे उतनी बार मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उसमें आपको न्यूट्रिशंस देने की आवश्यकता होगी। अब इसमें जो घटक मिले हुए हैं भू बीटा में, चाहे वो ह्यूमिक एसिड हो, जैसे ह्यूमिक एसिड होता है वो मिट्टी के जैविक कार्बन को बढ़ाने की प्रक्रिया में आगे आता है। फॉल्विक एसिड, बेंटोनाइट, ये सब कैल्शियम से लेकर सारी चीजें, मतलब उसमें कम से कम 12 से 15 प्रकार के जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल इन द सेंस जैविक रसायन जो होते हैं, वो मिट्टी को बढ़ाने के लिए होते हैं। जब हम इसका प्रयोग मिट्टी में करते हैं तो हमें उसका लाभ मिलता है।
और इससे जब मिट्टी को लाभ मिलता है तो मिट्टी से जो पौधों को लाभ मिलता है उसमें सबसे अच्छा कार्य होता है कि इसको डालने से जो पौधों का विकास है ना, उनकी जड़ों का विकास है, बड़ी तेजी से होता है। और जो मिट्टी में नमी की बात होती है ना, वाटर कंटेंट को बचाए रखने की क्षमता होती है, वो थोड़ा बढ़ जाती है। अब इसके बाद तो आता है कि हमारी इसकी उपयोग विधि क्या रहेगी। तो मिनिमम एक बार में मिट्टी की प्रिपरेशन में मिनिमम 4 किलो आप प्रयोग कर सकते हैं। और मैक्सिमम 10 किलो है प्रति एकड़ का जो रेशियो है भूमीटा का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा उत्पाद आता है वो आता है इको हरियाली। इको हरियाली का जो कार्य है वैदिक एग्रो इको हरियाली का, पहले इसके फॉर्मुलेशन के बारे में समझ जाए कि इसमें सी वीट एक्सट्रैक्ट पड़ा हुआ है। एक जैसे इसकी भाषा में, इंग्लिश भाषा में समझ में आ रहा है ना कि काई, जो शुद्ध भाषा में बोलते हैं काई, जो उसका मिक्सचर होता है उसको निकाल करके यानी प्रोसेस करके इसमें डाला गया है। अमीनो एसिड डाले गए हैं और कई ऑक्सीजन इसमें डाले गए हैं। ये क्या करता है, इससे जो पौधों को लाभ होता है ना, वो होता है कि पौधों की ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और तेजी से हो जाती है। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लगभग सबको पता होगा, जिन्होंने भी थोड़ा सा भी विज्ञान पढ़ा होगा, वनस्पति विज्ञान, और मेरे ख्याल से 10th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास में सब पढ़ाया गया है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या होता है कि पौधे अपना भोजन चूंकि बनाते हैं सूर्य की रोशनी से। अब जब सूर्य की रोशनी से अपना बनाते हैं भोजन, तो जो सूर्य की रोशनी में 7 रंग होते हैं ना, जो इंद्रधनुष वाले, जिसको विव ग्योर बोलते हैं, उसमें से ग्रीन वाला ये ले लेते हैं और अपने शरीर के लिए भोजन वहां से बनाना चालू करते हैं। अब उस भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसको तेज करने के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब पौधे के पत्ते हरे रहेंगे और चौड़े रहेंगे, तो जितना ज्यादा चौड़ा रहेगा उतना ज्यादा वो भोजन लेगा। ठीक उसी तरह की जैसे लोग कहते हैं कि जितनी बड़ी थाली होगी उतना ज्यादा उसमें भोजन लेंगे और उस हिसाब से खाएंगे। तो जब हम इको हरियाली का प्रयोग करते हैं तो इससे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी तरीके से होती है, जिससे हमें ना पौधों में अधिक फूल देखने को मिलते हैं। और प्राकृतिक रूप से जैसे होता है ना कि कभी कभी तेज लू चल रही है या तेज धूप है, तो उससे ना बचाव होता है पौधों का, जल्दी पौधा सूखता नहीं है। अब इसकी जो विधि है यानी उपयोग विधि, जो इसका डोज है, तो डोज लगभग 2 ग्राम प्रति लीटर यानी 2 से 5 ग्राम प्रति लीटर है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे तृतीय में, इको हरियाली ऊर्जा टॉनिक के बाद हम बढ़ते हैं पीजीपीआर। पीजीपीआर का जो मुख्य कार्य है ना, वो है पौधे की जड़ों के अंदर जाके राइजोबियम को बढ़ाना, और जिससे ना पौधा मिट्टी से, हवा से, वातावरण से जो है ना नाइट्रोजन को ले सके, फास्फोरस को ले सके, जड़ों में वृद्धि कर सके। और जो मिट्टी से होने वाली अन्य बीमारियां हैं, जैसे कई फंगस होते हैं, कई फंगस रोग होते हैं, कई अन्य डिजीज होते हैं जो कीड़े के रूप में आ जाते हैं, जड़ों से निकल घुसते हैं, और कभी कभी देखेंगे इसका पूरा का पूरा जड़ तना सारा खत्म हो जाता है। टोटल एक शुद्ध भाषा में कह सकते हैं कि ये एक टॉनिक है एक तरह से, जो
पौधे के लिए फायदेमंद होता है और इसकी भी जो उपयोग विधि है वो 2 से 5 ml प्रति लीटर है। अब चौथे प्रोडक्ट की तरफ आते हैं, एग्रो 90 पावर बूस्टर। एक 90 पावर बूस्टर जो है एक तरह से ये सिलिकॉन बेस्ड पॉलिस्टर होता है जो क्या करता है कि ये जब हम इन चारों के साथ इसका मिक्सअप करते हैं, जिनको मिलाते हैं और मिलाने के बाद जब छिड़काव करते हैं तो छिड़काव करने के बाद क्या होता है कि इन चारों की बाउंडिंग जो है ना वो बहुत अच्छी बनी रहती है पौधे के ऊपर, यानी एक ये लेयर बना देता है पौधे के ऊपर चिपका के कि ताकि पौधे से वो जो दवाएं जो हमने डाली है वो अचानक से या जल्दी से धुले ना, घिसे ना, कुछ दिन ज्यादा रुके। और जब कुछ दिन ज्यादा रहेगा तब क्या है ना कि उसका असर बना रहे। और ये जरूरी क्यों होता है, करना क्यों है? एक तो जो बारिश में होता क्या है, कभी कभी आपने दवा लगा दिया और अचानक से बारिश हो गई और अचानक से बारिश होने के बाद वो धुल जाती है। लेकिन जब हम इन दवाओं के साथ ना एग्रो 90 का प्रयोग करते हैं तो धुलती कम है, यानी चिपक जाती। पत्तियों पे जो स्प्रे होता है वो समान रूप से सब पे फैला रहता है और इससे क्या होता है ना कि जो हम दवा की बर्बादी है ना उसमें बचत होती है। कभी कभी होता है ना कि जैसे आज लगाया फिर पता लगा कि बारिश हो गई, 3 दिन बाद फिर लगाना है, फिर बार बार बारिश हो रही है तो बार बार हम नहीं लगा सकते है ना। तो वैसे समय पे इससे हमें दवा की जो बर्बादी है वो कम हो जाती है। अब इसकी मात्रा क्या है, इसकी मात्रा 0.5 ml जो है ये आपको स्प्रे के साथ प्रति लीटर डालनी पड़ती है और उसके बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न ये आता है, कई लोगों का प्रश्न ये रहता है, मन में विचार चल रहे होंगे कि ये हम किस चीज के लिए, किस फसल के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो इनका प्रयोग मैं आपको बता दूं, पूरी लिस्ट में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इन चारों का, चाहे भूबीटा हो, चाहे इको हरियाली हो, चाहे पीजीपीआर हो, चाहे एग्रो 90, ये गेहूं, धान, मक्का से लेकर के सब्जियां, चना, अरहर, मूंग, उड़द दाल, सोयाबीन, आलू, प्याज, गन्ना, टमाटर, मिर्च, बैगन, केला, अंगूर, आम, पपीता, फूलों की खेती, जितनी भी सब्जियां होती है सब में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इससे मतलब फल, फूल, पत्ती यानी पेड़ों से जुड़ा कुछ भी है उसमें हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये पौधे के स्ट्रक्चर पे काम करता है। जब आप इन चारों का उपयोग एक साथ करते हैं तो उससे जो मिट्टी है ना वो लंबे समय तक उपजाऊ हो जाती है। उसकी जो जल धारण क्षमता होती है ना, जल धारण क्षमता की वाटर कंसिस्टेंसी को बढ़ा के रखता है, जिससे जो है जैविक सक्रियता बढ़ती है। जैविक सक्रियता देखिए, या तो खूब केचुए हो आपके खेत में तब बढ़ती है, और समय के साथ साथ क्या रहा कि खूब केचुए जो बढ़ने चाहिए थे वो नहीं हुए। जब से यूरिया डीएपी आई, लोग उसके चक्कर में इतना डालते गए कि केचुए या तो मर गए या तो केचुए जमीन के बहुत अंदर चले गए, 10 फीट नीचे तक चले गए वो। और केचुए जब ऊपर आते हैं, जब केचुए जमीन में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, तो उससे क्या है ना कि वो मिट्टी खा खा करके पचा करके, छेद कर करके वो मिट्टी को भुरभुरी बना के रखते हैं। और जब मिट्टी भुरभुरी रहती है तो वैसे समय पे जमीन के अंदर, खेत के अंदर नाइट्रोजन का प्रवाह अच्छा होता है, ऑक्सीजन का प्रवाह अच्छा होता है। जड़ें नाइट्रोजन बड़े आसानी से प्राप्त कर लेती हैं, वो हवा से भी प्राप्त कर लेती है बना करके।
तो उससे क्या है ना कि हमारे पौधों के साथ साथ हमारी सेहत को भी लाभ मिलता है। ठीक वैसे ही जैसे अभी हम लोग कहते नहीं है कि एलोपैथी खाते हैं, तो एलोपैथी में क्या होता है, नहीं उतना फायदा होता तो है, एक चीज के लिए आपने दवा लिया लेकिन पता चला उससे दूसरा रोग तैयार हो गया। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद क्या है, रोग की जड़ पे ही जाके वो वार करता है, और अगर फायदा नहीं करेगा तो वो पच करके पेशाब के द्वारा निकल जाए। वही काम जो ये जैविक खाद हमारे जो चारों हैं वही काम ये करेंगे कि हमारे फसल को ये नुकसान नहीं करेंगी। ओवरडोज भी हो गया तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे। अच्छा, इन चारों के मिक्सअप से पौधों की जड़ें मजबूत होती हैं, फसल गहरी हरी होती है, यानी जब आपकी गहरी हरी होगी तभी उसकी वृद्धि बेहतर होगी। उत्पादन में फूल जो है ना, फूल फल और उपज में वृद्धि देखी गई है। इन सब चीजों से वही आपको मिलेगा। और सुरक्षा इसमें कहना है कि रोग और मौसम के तनाव, रोग कीट जो होते हैं ना, अब आपको पता है कि अगर कोई व्यक्ति सूखा रोग से ना पीड़ित है, उसके शरीर की क्षमता ठीक है ही नहीं, तो कभी लड़ ही नहीं सकता है। लड़ने का इन द सेंस रोगों से नहीं लड़ पाएगा। जैसे अभी कोविड में हुआ था ना कि बहुत से लोग कोविड के डर के कारण चले गए, राम नाम सत्य उनका हो गया, कारण डर, यानी उनके शरीर की क्षमता ही नहीं बची थी कि वो थोड़ा सा प्रेशर झेल सके। हार्ट अटैक से बहुत से लोग चले गए डर के मारे। ठीक वैसे पौधे का स्ट्रक्चर है कि जब पौधा मजबूत रहेगा, अंदर से उसकी इम्यूनिटी सिस्टम उसका अच्छा रहेगा, तो वो क्या है ना, उत्पादन अच्छा देगा। अब आती है कि इन सब से हमारी बचत क्या है, तो रासायनिक खादों में, यानी जो हमारी यूरिया डीएपी है, उस पर निर्भरता कम होती है, लागत घटती है, और इससे जैविक खेती को भी बढ़ावा मिलता है। यानी अगर आप यूरिया डीएपी डालें तो उसके साथ साथ इसको कम करते 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 इसको बढ़ाते बढ़ाते आप पूरी तरह से जैविक आ सकते हैं। और जो उपयोग का सही तरीका है चरणबद्ध से, वो पहले भूबीटा, फिर पीजीपीआर, फिर इको हरियाली स्प्रे, फिर एग्रो 90, और बाद में इन सबको चारों का मिक्सअप लेके चलना है। इन 4 जड़ों का सही क्रम अपनाने से मिट्टी, जड़, पत्ती और फल हर हिस्से को सही पोषण मिलता है। अच्छा, ये अब बात आती है, मैंने अभी एक बात हो रही थी ना कि डोज कितना करना है। अगर खड़ा डोज लेना है तो भूबीटा को सबसे पहले मिट्टी की प्रिपरेशन के समय डालें। जैसे लोग ना पहला कार्य करते हैं कि बीज लगा दिया, बीज से पहले मिट्टी का प्रिपरेशन अगर करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो बीज डालने के बाद खेतों में यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग जो है उसके पहले करते हैं। तो 4 किलो का डोज आपका यूरिया के साथ या अकेले में आप ना 1 एकड़ खेती में दे सकते हैं भूबीटा के साथ, भूबीटा का। और पहली बुआई जिसको कहते हैं ना, शुरुआती में जब बुआई करते हैं तब मिट्टी के साथ, या जो पहली सिंचाई है उसके साथ दे सकते हैं। उसके बाद जब पौधा बड़ा होता है ना, तो उसमें फिर इन सब का प्रयोग करें। उसके लिए मैं एक आपको डोज बता रहा हूं जो 16 लीटर उसका होता है। 16 लीटर जो हमारा पंप स्प्रे होता है ना, आप लोग कॉपी पेन लेके, ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? मैंने अभी आपको बताया कि ये पूरी तरह से जैविक है, रासायनिक खाद जो चल रही है, तो धीरे धीरे से यूरिया में धीरे धीरे इसको मिलाते जाइए और यूरिया की मात्रा कम करते जाइए। जैसे होता है ना कि अगर 1 एकड़ में आप 50 किलो यूरिया मिला रहे हैं, तो पहली बार में 50 किलो में से 4 किलो का बैग कम कर दीजिए, या 45 किलो यूरिया डालिए और 5 किलो ये डालिए। फिर दूसरी बार में क्या है ना कि आप 10 किलो ये डालिए, 40 किलो यूरिया डालिए। फिर तीसरी बार में क्या हो गया कि आपने
यूरिया ना 35 किलो पे ले आए, फिर इसको 15 किलो पे लेके आए, फिर ऐसे करके धीरे धीरे करके इसको आप कम करते जाएंगे। और जैसे किसी ने बोला ना कि साल में लाभ कितना होगा। सर किसी का क्वेश्चन है कि तो क्या सारा प्रोडक्ट एक साथ यूज करवाना है? हाँ, यही मैं कह रहा हूं ना कि अभी प्रश्न है, अभी तक आप देखिए मेन चीज क्या है ना कि ये जानना जरूरी है कि जब आप चारों प्रोडक्ट एक साथ प्रयोग करेंगे तभी तो आनंद आएगा, तभी तो फसल लहलहाएगी। क्योंकि चारों जो दवाएं है ना, ये चारों जो टॉनिक है ना, ये पौधे और मिट्टी दोनों के एक साथ मिलेंगे। किसी को आम के पेड़ में कैसे देना है? आम हमारा काला हो रहा है। आम काला हो रहा है, आम यानी आम की फली, आम का पेड़ काला हो रहा है कि आम की फली काली हो रही? आम की फल काली हो रही है। आम का फल काला हो रहा है तो वहां तो माहू रोग लगा हुआ है। फल काला हो रहा होगा, उसके पत्ते भी काले हो रहे होंगे। अब वो आम छोटा वाला है कि बड़ा वाला है, ये भी देखना जरूरी है। वहां पे पीजीआर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चारों का इस्तेमाल जो हमने डोज बताया, इस डोज से इसमें थोड़ा सा बड़ा करके कर सकते हैं, 16 लीटर का स्प्रे लेकर के। कुछ डोज आप लोग सर कि बोवीटा कितने बार यूज कर सकते हैं? जितनी चाहे उतनी बार आप यूज करें। एक बार में उपयोग के बोवीटा के उपयोग बिना डाई यूरिया का 1 बीघा में कितना बार यूज कर सकते हैं? बिना डाई यूरिया कितना बार यूज कर सकते हैं? 1 बीघा में आप जब प्रयोग करेंगे तो मैंने बोला ना मिनिमम 4 से 10 किलो की मात्रा ले सकते हैं। और जो डाई यूरिया डालते हैं उसकी जगह पे बोवीटा का छिड़काव करें तो एक बार में लगभग 1 बीघे में वो 4 किलो का कर सकते हैं। उसके बाद उसमें स्प्रे डालें, इन चारों को मिक्स करके 16 लीटर का स्प्रे ले लें। और स्प्रे में भी जितना उसमें हो सकता है मात्रा लेनी पड़ेगी। कि जैसे होता नहीं कि 16 लीटर के एक स्प्रे में 16 लीटर के एक स्प्रे में आपको ना 200 से 300 ग्राम जो है बोवीटा रहेगा और लगभग 30 से 40 ग्राम इको हरियाली रहेगी, 150 ग्राम के आसपास पीजीपीआर होगा और लगभग 5 से 10 ml के आसपास का आपका एग्रो 90 होगा। तो ये एक जो है ना 16 किलो का जो एक स्प्रे पंप हुआ, जितने स्प्रे पंप लगेंगे उस हिसाब से आपको लेना है। और मान के चलिए आपके उस 1 बीघे में 20 बिस्वे का बीघा है तो उसमें आप मान के चलिए कि लगभग 12 से 13 पंप लग जाएगा। और उसमें जितनी मात्रा चाहिए उतनी मात्रा आपको खरीदना है। कुछ लोगों का सवाल है सर, धान लगाने से पहले खेत और जमीन में खाद डाल सकते हैं या फसल लगाने के बाद भी डाल सकते हैं? दोनों समय डाल सकते हैं। जब धान लगाते हैं तो पौध लगाने से पहले, जब पौध तैयार हो जाती है, धान को जब डालने के लिए जाते हैं तो उससे पहले मिट्टी की प्रिपरेशन करके उसमें डाल सकते हैं। जब यूरिया डालते हैं तब उसके साथ मिक्स करके। और दूसरा, जब पौधा लगा दे, धीरे धीरे जब पौधा बढ़ने लगता है, पानी हल्का सा सूखने लगता है, तो वैसे समय पे इन चारों का मिक्सअप करके उनके ऊपर छिड़काव कर दें। कुछ लोगों का सवाल है सर, पीजीपीआर की मात्रा आपके बताने अनुसार 1 एकड़ में लगभग 3 पीजीपीआर पड़ेंगे, क्योंकि 1 एकड़ में 4 से 5 टन की दवा डाली जाती है, जबकि 1 एकड़ के लिए पीजीपीआर बनाया गया है। 1 एकड़ के लिए पीजीपीआर बनाया गया है। फिर से प्रश्न करें तो? पीजीपीआर की मात्रा आपके बताए अनुसार 1 एकड़ में लगभग 3 पीजीपीआर पड़ेंगे, क्योंकि 1 एकड़ में 4 से 5 टन की दवा डाली जाती है, जबकि 1 एकड़ के लिए पीजीपीआर बनाया गया है। 1 लीटर पीजीपीआर में पूरी दुनिया से कमा लेंगे क्या? ये बहुत सीधी सी बात कहने वाली है कि मैंने अभी बोला कि आप कितने तरह की फसल लगा रहे हैं। मतलब जैसे प्रश्न में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं उस पे। अब आपके पास है कि आपने मान लीजिए पालक लगा दी, तो पालक की खाने की क्षमता कम है, लेकिन वहीं आपने अरहर लगा दी, उसकी क्षमता बढ़ेगी ना।
तो ज्यादा न्यूट्रिशन देना पड़ेगा ना। ये तो बात उसी तरह हुई ना कि जैसे होता ना कि अगर हम उत्पादन ज्यादा लेना चाह रहे हैं लेकिन बैकएंड में कुछ लगाना ही नहीं चाह रहे हैं, ठीक उसी प्रकार है युद्ध में तो हम खड़े हैं, तैयार है, लेकिन सही समय पे हमारे पास ना भाला ना अस्त्र है ना शस्त्र है। तो यहाँ जो 1 एकड़ का आ गया ना, 1 एकड़ का मतलब ये है कि कितने डोज उसमें दोगे, कितनी बार दोगे, कौन सी फसल है, ये भी जरूरी है जानना। अगर छोटी फसल है यानी नरम फसलें हैं तो उसमें एक ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर भारी फसलें, इको हरियाली के स्प्रे ज्यादा अच्छा है या छिड़काव करना अच्छा रहेगा? स्प्रे सबसे अच्छा है। छिड़काव को इंग्लिश में स्प्रे ही कहते हैं। अब ये क्या है कि दानेदार छिड़कने के लिए, हाथ से छिड़कने के लिए वो सही है कि पंप से छिड़कना अच्छा है। सर भूवीटा सॉलिड है सर, भूवीटा को स्प्रे नहीं करना है। कुछ लोगों का सवाल है भूवीटा को कैसे स्प्रे करें, तो भूवीटा को स्प्रे नहीं करना भाई। भूवीटा इको हरियाली, जब इनको 1 लीटर पानी में उतनी मात्रा डालेंगे, थोड़ी देर छोड़ेंगे तो ये घुल जाएगा उसमें, और घुलने के बाद फिर स्प्रे पंप में डाल देंगे तो वो सबसे आसान होता है। आप अगर इससे इस तरह से करेंगे तो आपको बचत होगी और पौधे में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि जब आप भूवीटा और इको हरियाली को लेकर के पीजीपी और एग्रो 90 के साथ जोड़ेंगे तो वो सबकी एक एग्रो 90 सबकी एक बाउंडिंग बना देगा। पॉलिस्टर बेस है, वो सिलिकॉन पॉलिस्टर बेस है, तो उसके बाद जब आप उसका छिड़काव करेंगे पौधों पे तो वो क्या ना उसमें पौधे में चिपक करके ज्यादा दिन चलेगा। ठीक उसी प्रकार जैसा किसी को चोट लग जाती है तो उसको जब दवा लगाने के बाद ऊपर से पट्टी बांध देते हैं, वही काम एग्रो 90 करता है कि आपने तीनों दवाओं को ले लिया तो चिपका के रखेगा, भागने नहीं देगा, और उससे क्या होगा, पौधे की ग्रोथ बढ़ेगी और मिट्टी की ग्रोथ बढ़ेगी। जी, बिना यूरिया की खेती के लिए 1 बीघा में कितना भूवीटा लगेगा? ये तो हो गया सर। एक क्वेश्चन आप लोग डबल ना पूछे सर। बात यह है कि लागत ना बढ़े और उत्पादन भी कम ना है तभी किसान लेंगे, ठीक है? क्या जी? लागत भी नहीं बढ़े और उत्पाद भी बढ़ जाए तभी किसान हमारे लेंगे। ये दरअसल जो इस तरह का प्रश्न है, ठीक है, काम मत करो, घर में बैठे रहो, सीधी सी बात है, एक बार कमाई करके छोड़ दो, उसके बाद आगे जीवन चलना ही नहीं है। लागत ना बढ़े, उत्पादन मतलब कमाई ज्यादा आ जाए, मेहनत ना करने पड़े, तो भैया फिर तो 8 साल की गुलामी के बाद भी अगर नहीं सीखोगे तो बेकारी है। जितना आप आगे बढ़ोगे, अभी दुनिया भर के सपने आप लोग देखते हो कि आगे बढ़ते ही अच्छे लीडर बन गए, अच्छा करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, अच्छी गाड़ी ले लेंगे। गाड़ी अच्छी चाहिए, अच्छा चाहिए, मेहनत नहीं करना है, तो ये आप भूल जाइए। जब आप आगे बढ़ेंगे, भूवीटा में कौन कौन सी जड़ी बूटी मिली हुई है? फॉल्विक एसिड है, ह्यूमिक एसिड है, बेंटोनाइट है, और जो है ना न्यूट्रिशन है उसमें, ये जड़ी बूटियां हैं। जो ये सवाल है कि जो भूमि उपजाऊ नहीं है उसमें क्या करें, जो पूरी बंजर हो चुकी है? जो बंजर हो चुकी है तो सबसे पहले उसकी जुताई करने के बाद उसमें भूवीटा डलवा दें, और भूवीटा डलवाने के बाद उसकी टेस्टिंग करवा लें। जुताई से पहले एक बार टेस्टिंग कराएं, उसके बाद भूवीटा डालने के बाद फिर दोबारा टेस्टिंग करें जुताई के बाद। देखिए, रिजल्ट लाने के लिए, आप लोग को बताने के लिए, किसानों को सही तरह से बताने के लिए आपको कहीं ना कहीं मिट्टी का टेस्ट कराना पड़ेगा। अगर आप वो कराएंगे तो मेरे ख्याल से आप बिन चांस में रहेंगे, क्योंकि टेक्निकली जाओ, किसी में ना भ्रम की नहीं कि हम ऐसा कर देंगे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। सीधी सी बात, मिट्टी की जांच कराइए, मिट्टी की जांच में उसका जो पीएच निकल के आता है वो देखिए, नहीं समझ में आता तो अगली मीटिंग में आप लेके आइए, मैं बता दूंगा उसको कैसे करना है। उसके बाद फिर आप अपना भूवीटा डालिए, उसके बाद चारों उत्पाद डालिए, और डालने के बाद 15 से 20 दिन में फिर से टेस्ट कराइए, तो दोनों का फायदा निकल के आएगा। अब आप बताइए कि ये रिजल्ट है, सीधी सी बात है। कुछ लोगों का सवाल है फिर वही दोबारा, सर 16 लीटर की टंकी में 150 ml पीजीपीआर बहुत ज्यादा कॉस्ट बन जाएगा। ये सवाल पहले भी आ चुका है। ये बेचने वाले हैं कि लगाने वाले हैं? ये बेचने वाले हैं, इसीलिए ये बेचने वाले हैं। तो फिर उसके बाद ये बताइए, 150 ml का ज्यादा बन जाएगा तो पहले एक बार दोगे तो डोजेस जो है आगे बेचना नहीं, क्या एक ही बार पीजीपीआर बेच दोगे, उसको बताना। मैंने अभी आपको क्या बताया कि वो
पौधे पे निर्भर करेगा। ये एक मिनिमम डोज है। पौधा वो कौन सा लगा रहा है, फसल वो कौन सी कर रहा है, उसके अलग अलग फिर वो चार्ट बनते हैं। जब आप वो लेके आओगे तब उसमें आपको बता देंगे। कुछ लोगों का सवाल है सर, चारों प्रोडक्ट एक साथ यूज कर सकते हैं क्या? मैंने वही तो बोला, चारों एक साथ कर सकते। वही तो मैंने अभी बताया कि जब 16 लीटर का ड्रम लेंगे, 16 लीटर का स्प्रे लेंगे, उसमें चारों को डालेंगे। घुलनशील करने के बाद पहले 15 लीटर पानी लेंगे, 1 लीटर या आधा लीटर पानी में सबको डाल करके उसको घोल देंगे। उसके बाद फिर उसमें मिला देंगे। वो 16 लीटर का पंप होगा या 20 लीटर का पंप होगा, वो मिल जाएगा और फिर उसका प्रयोग कर सकते हैं। बाकी सबका सवाल लगभग सेम है। और सभी लीडर को मैं बता दूं सर, अभी हमारा प्रोडक्ट एग्रीकल्चर का फर्स्ट सेशन हुआ है। और आपको भी पता है कि एक सेशन के अंदर हर चीज क्लियर नहीं हो सकता है। जब आप बार बार इस ट्रेनिंग को लेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे तो 100% की आपकी हर डाउट, हर क्वेश्चन खत्म हो जाएगी। आप लोग जो लिखे होंगे, जो नोट डाउन किए होंगे, उसको जरूर पढ़िए। बाकी आप धीरे धीरे जब ग्राउंड में जाएंगे तो ऑटोमेटिक हर प्रोडक्ट की नॉलेज आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगी। जैसे जो ये प्रश्न आते हैं ना कि ये महंगा हो रहा है, ये ज्यादा है, तो ऐसे समय पे यानी व्यक्ति ने पीछे काम नहीं किया है। पहली चीज, वो प्रोडक्ट लेके अपने पास सिर्फ बैठा हुआ है, उसके मन में ये चल रहा है, वो दूसरों की बातों को खुद में डाल करके खुद प्रश्न कर रहा है। जीवन का ये सच है। पैदा तो नंगे हुए हो लेकिन मरो नहीं, वैसा जीवन का सच है। और जो नंगे पैदा होने के बाद कहते नहीं कि गरीब पैदा हुए हो गरीब मरो नहीं, ये जीवन का सबसे बड़ा सच है। और इसकी कितनी भी जीती जागती मिसालें हैं समाज में। सपने यहां देखे जाते हैं, महत्वाकांक्षाएं यहां बनाई जाती हैं, लेकिन कार्य ग्राउंड पे किया जाता है। जब आप जो अपना कार्य ग्राउंड पे करेंगे तो वो दिखेगा, और जब वो दिखेगा तभी आप फिर आगे बढ़ोगे। लेकिन जब कार्य ही नहीं करोगे, कर्म ही नहीं करोगे, किसी को एक पीजीपीआर की जरूरत है, नहीं कोई बात नहीं, 4 उसको दीजिए, 4 खेती की व्यवस्था कराइए उसकी। हम जैविक दे रहे हैं, केमिकल नहीं दे रहे हैं। ह्यूमिक एसिड, फॉल्विक एसिड और बेंटोनाइट, ये जो है ना पूरी तरह जमीन से निकल के आते हैं। इनसे जैविक कार्बन बनता है, जो जैविक कार्बन मिट्टी के लिए बहुत अच्छी होती है, जिससे मिट्टी की उत्पादन क्षमता बढ़ी रहती है। इससे केचुए आकर्षित होते हैं, केचुए ऊपर आते हैं। यूरिया क्या करती है, वो सब मार देती है। यूरिया से एक बार में, 2 बार में उत्पादन तो हो गया, लेकिन बार बार उत्पादन तो नहीं ले सकते हैं, बाद में उसका असर पड़ेगा। असर कहां पड़ेगा? किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर। असर कहां पड़ेगा? डायबिटीज, हाइपरटेंशन, प्रेशर ज्यादा लेने से चलते चलते मर गए, कुछ पता ही नहीं चला। एक बहुत बड़ी घटना अभी आपको बता रहे हैं, नए नए युवा लोग मरते हुए जा रहे हैं खान पान की वजह से। और उसमें सबसे बड़ा कारण यही आ रहा है ना कि जैसी धरती वैसा अन्न और वैसा मन। तो धरती अच्छा बना के रखोगे, अच्छा उत्पादन होगा, अच्छा खाओगे तो अच्छा जियोगे। आप लोग के ही घरों में अगर देखोगे, दादा या परदादा की बात करेंगे तो हर कोई अपना 100 साल जीवन जी के गया। लेकिन अभी आप 50 सालों के बाद या 70 सालों के बाद देखोगे तो लोगों की एवरेज आय 60 साल, बहुत अत्यधिक 70 तक जाते जाते जय जय श्री राम उनका हो गया। और वो कारण यही रहा कि जो भोजन की व्यवस्था थी, उन्होंने अपनी व्यवस्था किसी और को दे दी। ज्यादा पाने के चक्कर में यूरिया डालना चालू किया, और जब सुख लेने की बात आई तो पता चला वो जा चुके थे। एक केस हिस्ट्री में बता दे रहा हूं, ताजा दादा केस हिस्ट्री है, सबकी नजर में होगा। मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र, छोटे पुत्र प्रतीक यादव जी का अभी देहावसान हुआ है। हष्ट पुष्ट थे, हृदय में संक्रमण आ गया, कहा जाता है हल्का। अच्छी बॉडी बिल्डिंग करते थे, तो बॉडी बिल्डिंग अच्छी करनी है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ जो हम न्यूट्रिशियंस ले रहे हैं ना, वो भी जैविक हो, ये और अच्छी बात है।
इसीलिए हमारे देश की परंपरा में किचन में ही बताया गया है सारी औषधियां हैं शरीर के लिए। और जितने भी मसाले हैं ना, ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए दवाओं का काम करते हैं। नहीं तो आप देख लो, बहुत सी दवाएं ऐसी है जिसमें आपको यही चीज मिलेगी जो डाली जाती है। एलोपैथी में जैसे किसी भी गैस का रोग, किसी को गैस की प्रॉब्लम है, तो गैस की जो टेबलेट बनती है ना, उसमें 99% लहसुन का ही सत होता है इस्तेमाल। एलोपैथी में भी कहीं भी इस्तेमाल करिए। एग्रीकल्चर में अच्छे से अच्छी अगर शराब भी बनती है ना, जो भी आप जितने भी रिस्ट आते हैं, आपको अशोका रिस्ट, अश्वगंधा रिस्ट, जितने भी रिस्ट आते हैं आयुर्वेद में, वो भी कहीं ना कहीं अल्कोहलिक होता है। किससे? पौधे से बनाया जाता है। क्योंकि पौधे में ना, पौधे ने से हमें तीन प्रकार की दवाएं प्राप्त होती है, तीन रूपों से। पहला पाउडर, यानी सुखा करके पाउडर, क्वाथ और अर्क। क्वाथ होता है जैसे हम चाय बनाते हैं ना, पौधे को डाल करके उसमें उसको खौला लें तो उसका क्वाथ बन गया। पौधे को खौला करके उसका भाप ले लें तो वो अर्क हो गया। पौधे को सुखा करके उसका पाउडर ले लें तो वो पाउडर हो गया। ये आयुर्वेद की विधा है, ये एग्रीकल्चर की विधा है। इसको और प्रोसेस्ड करके लोग फिर आयुर्वेद के बजाय फिर एलोपैथ में ले जाते हैं, और जब वो और प्रोसेस्ड करते हैं तो उसमें केमिकल मिक्स करते हैं। तो केमिकल मिक्स करने में क्या होता है कि वो पर्टिकुलर किसी एक चीज के लिए दवा बन तो जाती है, लेकिन वो रोग के जड़ को नहीं खत्म करती। रोगों को खत्म करती है, उसके बाद दूसरा रोग उत्पन्न कर देती। आप सबने पढ़ा होगा, देखा होगा, गांव देहात से जुड़े होंगे, तो किसी भी व्यक्ति का जो शरीर है वो वात, कफ और पित्त से जुड़ा हुआ है। पुराने हमारे जो डॉक्टर हुआ करते थे, जो नाड़ी विशेषज्ञ थे, कि नाड़ी देख करके बता देते थे कि उनके अंदर क्या प्रॉब्लम। और आयुर्वेद में वो पौधों की जड़ों से लेके, पत्तों से लेके, इन सब का प्रयोग करके बताते हैं कि इनको प्रयोग करो ताकि वात पित्त कफ का नाश होगा। समय के अनुरूप ये बदलता है। और उसी तरह कृषि में आके जाके जो बनता है कि जब समय अनुरूप समय बदलाव होता है, रबी खरीफ और जायद जो मैंने बोली है, रबी खरीफ जायद में अलग अलग फसलें आती हैं। हमारे देश में ही है ये, सबका मौसम में बदलाव अप डाउन होता रहता है। उसी हिसाब से फसलें होती है और उसी हिसाब से डोज सेट होते हैं। तो किसी फसल में 1 बॉटल में हो जाएगा और किसी फसल में 2 बॉटल लगेगी, किसी में 3 भी लग सकता है। अब जब आपने आलू लगा दिया, आलू लगाने के बाद क्या हो गया कि आलू में आपको ना पोटास तो डालनी पड़ेगी, क्योंकि वो जड़ वाली फसल है, वो कंद वाली फसल है जो नीचे बनती है। प्याज हो गई, प्याज में पोटास का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा क्योंकि वो जमीन में ही खड़ी हो रही है। लेकिन उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, वेजिटेटिव ग्रोथ यानी जो ऊपर का भाग है, वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया से बना रहा है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या होता है, वीडियो किसने ऑफ कर दिया भाई? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से वो अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, तो वैसे समय में डोज की जरूरत पड़ेगी। और जब वो डोज की जरूरत पड़ेगी तो डोज थोड़ा भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। जी, नेक्स्ट प्रश्न। सबका क्वेश्चन लगभग क्लियर हो चुका है सर, और लगभग जो भी क्वेश्चन आ रहा है सब सेम ही है, रिपीटेड क्वेश्चन ही आ रहा है जो भी है। मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों से आप संतुष्ट हैं सुमित जी? हाँ जी सर, क्लियर है, बाकी कोई नहीं। नेक्स्ट जब भी और मीटिंग होता जाएगा, जो भी डाउट्स होंगे लोगों के क्लियर होंगे। किन्हीं का यदि कोई सवाल है तो आप लोग अपना सवाल रख सकते हैं। सर एक्सट्रैक्ट कैसे निकालना है? सर एक्सट्रैक्ट हमें नहीं निकालना है सर। मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए? किसी का सवाल है सर, मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। मिट्टी का पीएच अगर आपका ना जर्नल खेती के लिए, सब्जियों के लिए, फूलों के लिए जो होती है
नॉन कॉमर्शियल की बात करें तो जितनी भी सब्जियां होती हैं लगभग 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। इवन 5.5 के बाद से लेकर 7.5 के बीच में होना चाहिए। ये सबसे अच्छा रहेगा। सर सवाल फिर से आ रहा है सर, 4 प्रोडक्ट को घोल के लिए कितना टाइम दे, मतलब घोल के कितना टाइम दे? चारों प्रोडक्ट घोलने के बाद आप जो है ना, मैंने बोला न्यूनतम 3 बार, अधिकतम 5 बार। फसल के हिसाब से फसल 3 महीने की है तो 3 महीने की फसल में पहला जो फाइलर स्प्रे होता है, फाइलर स्प्रे ये होता है कि लगाने के तुरंत बाद देना। तो वो क्या है ना कि पौधा आपकी सुरक्षा में आगे बढ़ता हुआ बढ़ेगा। और उसके बाद जो है बात आती है कि जैसे पौधा बढ़ा, वेजिटेटिव स्टेज पे आया, तो वैसी कंडीशन में फिर एक स्प्रे दे दे। बड़ा हुआ पौधा जब बढ़ता हुआ जाएगा तो एक दे दे। जब उसके पास फूल और फल आने लगेंगे तब उस समय दे दे। फूल आते समय थोड़ा सा रुकना होता है, फल आ जाए तब एक बार दे दे, बस हो गया। तब तक फिर हार्वेस्टिंग का समय आ गया। जी, कुछ लोगों का सवाल है सर, मतलब कितने टाइम में वो घुल जाएगा एक टंकी में? कितने टाइम में लग जाएगा, घुल जाएगा मतलब 15 मिनट। घुलने में कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट, आधा घंटा। नहीं घुले तो उसको फोड़ देना, हो गया। सिंपल सी बात है। 1 लीटर पानी में डाल करके उसको घोल लेना। और वैसे भी जब आप 1 एकड़ में जैसे करोगे तो 1 एकड़ में सीधी सी बात है 100 ग्राम 200 ग्राम से काम चलेगा नहीं, लगभग 1 किलो का काम चलेगा। 1 किलो से 2 का सवाल है सर कि हमें डीएपी बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्या करें? तो इसी के ऊपर डिपेंड हो जाओ, सीधी सी बात है। अगर आपने फसल काट ली है, नई फसल डालने के लिए जा रहे हैं, तो आप डीएपी बिल्कुल मत डालिए, यूरिया बिल्कुल मत डालिए। पहले इसका स्प्रे कर इसी से चालू करिए। इसके स्प्रे बढ़ा दीजिएगा, मात्रा इसकी बढ़ानी पड़ेगी आपको फसल के हिसाब से। सर फूल की खेती में क्या क्या डालना है? फूल की खेती में सारी चीजें डाल सकते हैं। मैंने शुरू में बता दिया था कि ये जो चारों चीजें हैं इनके डोज प्लांट स्ट्रक्चर पे है। प्लांट स्ट्रक्चर बोले तो कोई भी प्लांट होगा वो उसकी ये जो चारों काम करेंगे, जड़ में काम करेंगे, तने में काम करेंगे, पत्ते पे काम करेंगे, फ्रूट्स और फूल सब में काम करेंगे। कुछ लोगों का सवाल है सर, यदि पौधे में कीटनाशक लग गए तो उसमें कौन सा प्रोडक्ट यूज करें? कीटनाशक लग गए, कीड़े लग जाते हैं ना, वो कीड़े लग गए ना, तो कीड़े को खत्म करने के लिए कीटनाशक डालते हैं। तो कीड़े लग गए हैं तो सबसे अच्छी बात है उसमें ना नीम का आता है ना, नीम का आपको बाहर से भी ले सकते हैं और आप मंगा कर सकते हैं। नीम का पाउडर, नीम का तेल, उसका इस्तेमाल करें, स्प्रे के साथ मिक्स करके डाल दें, वो बहुत अच्छा रहेगा। लगभग सर अब जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सारे रिपीटेड हैं और हमें लगता है सारे क्वेश्चन के डाउट क्लियर हो चुके होंगे। जी, एक लास्ट सवाल है सर, हमारे पौधे में फ्रूट छोटे में गिर जाते हैं, कौन से प्रोडक्ट दें? बहुत सुंदर, पीजीआर डालिए। छोटे में जो पौधे फ्रूट गिर रहे हैं ना, उसमें आयरन कैल्शियम की कमी है। चारों का मिक्स करके डालोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि फॉल्विक एसिड आपका जो है ना, फॉल्विक एसिड और ह्यूमिक एसिड आपका भूबीटा में है, पीजीपीआर में राइजोबियम वगैरह है, तो ये ना चारों मिक्स करके डाल दो। कुछ का सर सवाल है जैसे कि सर अपने पास कीटनाशक के कोई प्रोडक्ट नहीं है क्या, और उसी का जवाब सेम आया हुआ है, कीटनाशक के साथ एग्रो 19 फास्टेस्ट रिस्पांस दे रहा है, तो हाँ आप इसे यूज कर सकते हैं। एग्रो 19 आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिलिकॉन बेस्ड है, लेकिन बहुत जल्दी हम जो है ना बहुत जल्दी 5वां प्रोडक्ट आपके पास आना चालू हो जाएगा। नीम का जो है ना, जो आपके लिए कीट रोधक का काम करेगा, कीटनाशक का काम नहीं करेगा। क्योंकि हमारा ये मानना है ना, कीट रोधक से क्या होगा ना, कीड़ों को वो डाइवर्ट कर दो, उनको मारो नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कभी वो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं और उनको मार दिया। कहते ना कि कभी कभी दुश्मन भी फायदेमंद होता है, इसलिए हर किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, सबसे बना के रखिए।
तो ये जो यूरिया और कीटनाशक जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, एक बार डाल दिया, मार दिया, तो उससे बहुत से कीड़े मर जाते हैं। जो हमारे मित्र कीट हैं वो भी मर जाते हैं। मित्र कीट क्या काम करते हैं, वो पॉलिनेशन की प्रक्रिया बड़ी अच्छी कर देते हैं। वो एक फूल से दूसरे फूल पे जाते हैं। तो जो पौधों में निषेचन क्रिया होती है, निषेचन क्रिया को शुद्ध भाषा में बोले, जब इंटिमेशन होता है नर फूल और मादा फूल से, तो उससे क्या होता है, फ्रूट अच्छे निकलते हैं, फल अच्छे निकलते हैं। लेकिन कीटनाशक का प्रयोग करके हम सबको मार देते हैं। किसी का सवाल है सर कि फसल पीला हो गया तो उस पर क्या करें? फसल पीला हो गया तो या तो पानी की कमी है या तो कैल्शियम की कमी है उसमें। आप ये भूबीटा वो डालो, इको हरियाली डालो आप उसमें। चलिए ठीक है, फिर आज का प्रोडक्ट सेशन हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं, क्योंकि अभी नेक्स्ट सेशन भी इस जूम पे चलना है। तो मुझे लगता है आप सबके डाउट क्लियर हुए होंगे। और आज हमारा फर्स्ट मीटिंग है, तो आप घबराएं नहीं, ये हमारा अंतिम नहीं है, ये हमारा शुरुआत है। इसलिए आप लोग परेशान ना हो कि सर मेरा सवाल रह गया है। नेक्स्ट अभी बहुत सारे सेशन होने हैं। कंपनी हम सब के लिए बहुत सारे ट्रेनर हायर किए हुए हैं, तो आप लोग परेशान ना हो। अब हर मंथ में हमें एग्रीकल्चर का ट्रेनिंग मिलेगा। तो अब हम लोग यहाँ से विदा लेंगे और अपने ट्रेनर जो आज हमें बहुत शानदार नॉलेज आज दिए हैं, सर को हम लोग धन्यवाद देंगे और इस ट्रेनिंग को खत्म करेंगे और फिर से हम लोग निकलेंगे फील्ड में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, आपने इतने इम्पोर्टेंट नॉलेज हम सबको दिया, इतनी शानदार जानकारी दी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार।